सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव वंस अगेन। और आज हम जो है वो क्विक ओवरव्यू लेंगे सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस डायग्राम के अंदर जो है कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे भी जो है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यहाँ पे काम करता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कहाँ पे यूज़ करा जाता है, जहाँ पे हमको कंप्रेसर का यूज़ नहीं करना होता है वहाँ पे यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो कंप्रेसर को हटाने के लिए हमने उसके जगह पे ये सारी असेंबली यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसको लगा देते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये जो सिस्टम है यहाँ से तक इसको हम जो है लगा देते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है। एक एग्जॉर्बर पे एक छोटा सा पंप लगा रहता है। ठीक है, वो मेन कंप्रेसर नहीं है, बस केवल फ्लूइड को पंप कराने के लिए एक छोटा सा पंप लगा रहता है जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ हम एनर्जी को कंज्यूम करता है। उसके बाद क्या है, एक जनरेटर लगा होता है और फिर जो है जनरेटर लगा होता है और उसके बाद ये कंडेंसर, फिर रिसीवर और इवेपोरेटर। इधर की असेंबली एक जैसी होती है, लगभग सेम जैसी होती है जैसे पहले की थी। और यहाँ पे क्या है कि ये बस हम इसको यहाँ पे चेंज करा देते हैं, बस इतना सा अंतर है। अभी मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया है? चलिए कोई नहीं, को वहाँ पे नहीं दिख रहा। हाँ, तो हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो जनरेटर में क्या होता है, जनरली हम जो है हीट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वो हीट कैसे प्रोवाइड कराते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं हम किसी भी चीज़ को बाहर, कुछ ये लकड़ी वगैरह इसी से चीज़ को जला के या फिर कोयल से हीट करके वहाँ पे हीट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हीट प्रोवाइड कराते हैं तो अमोनिया और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो उनको पता है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर के कंपैरिजन में कम। इसलिए क्या होता है, जैसे थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट मिलती है वो यहाँ से क्या हो जाता है, अमोनिया तुरंत वेपरेट होकर वहाँ से चली जाती है कंडेंसर के अंदर। ठीक है, अमोनिया को एक ड्राइविंग फोर्स भी मिल जाती है, बॉयंसी फोर्स, और उसकी वजह से क्या हो जाता है वो पाइप के थ्रू होकर जो है कंडेंसर के अंदर चली जाती है। कंडेंसर में उसके बाद क्या करते हैं, ये अपनी हीट यहाँ पे रिजेक्ट करी होती करता है। ठीक है, कैसे करता है, ये वाटर कूलिंग यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, वाटर कूलिंग जो है एक सिस्टम लगा देते हैं। इसमें पाइप्स लगी होती हैं जिसमें ठंडा पानी जो है फ्लो कर रहा होता है और उसमें क्या होता है उस वजह से कि अमोनिया के द्वारा लाई गई हीट को ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है जो है कूल होके फिर ये जो है सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद रिसीवर में स्टोर कर लिया जाता है और वहाँ से ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू इसका प्रेशर रिड्यूस करा जाता है और फिर इसको इवेपोरेटर के अंदर भेज दिया जाता है जिसका टेम्परेचर हमको कम करना होता है। इवेपोरेटर में क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। देखो प्रेशर कम हो गया तो क्या करेगा ये, अब ये हीट आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब हीट एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या है फिर यहाँ पे ये एब्जॉर्बर में आता है। एब्जॉर्बर में क्या होता है, वाटर पहले से मौजूद होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही क्या होता है कि ये अमोनिया यहाँ पे जाती है, जो है एब्जॉर्बर क्या करता है, इस मतलब वाटर क्या करता है, जो एब्जॉर्बर है वो क्या करता है अमोनिया को जो है एक तरह से सोख लेता है, अपने आप में जो है मिला लेता है। ठीक है, ये इसमें घुल जाती है अमोनिया। तो क्या होती है, अमोनिया बहुत तेज़ी से घुलती है, इस वजह से क्या होता है कि इसको एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाता है जिसकी वजह से क्या होता है इधर प्रेशर कम हो जाता है, इधर प्रेशर कम हो जाता है, इधर ज़्यादा, और इस वजह से क्या है ये अपने आप अमोनिया इधर जो है फ्लो होना शुरू कर देती है। देखिए पहले क्या होता था कि अगर हमें यहाँ पे रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराने के लिए यहाँ पे क्या करना होता था, कंप्रेसर लगाना। वो कंप्रेसर क्या करता था, यहाँ से सक करता था, ठीक है, रेफ्रिजरेंट को, फिर उसके बाद क्या करता था ये आगे भेज देता था कंडेंसर के पास। लेकिन अभी क्या है कि हमें जो है यहाँ पे कंप्रेसर लगाना नहीं है, तो इसको सक करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमको कुछ ऐसी चीज़, एक एब्जॉर्बर की ज़रूरत पड़ती है। एब्जॉर्बर का यही काम है, एब्जॉर्बर का काम होता है कि वो क्या करे, अपने आप में जो है जो रेफ्रिजरेंट है उसको घोल ले। इसके वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इसको एक ड्राइविंग फोर्स मिल जाएगी जो है रेफ्रिजरेंट, जो हमारा अमोनिया को, इस वजह से क्या हो जाएगा कि अपने आप इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिया जो है इसके अंदर घुल चुकी है, इस वजह से ये क्या हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, यानी अमोनिया और वाटर का। फिर क्या हो जाता है कि ये थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए अब यहाँ पे एक हमें छोटा सा पंप लगाना पड़ता है जिससे ये क्या होता है जनरेटर के अंदर आसानी से जा सके। ठीक।
यहाँ पे जो जनरेटर लगता है ये उस कंप्रेसर के कंपैरिजन से करें अगर, तो कंप्रेसर के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इसीलिए यहाँ पे लगा देते हैं। ये लगभग नेग्लिजिबल है, अगर पूरे ओवरऑल कंपैरिजन की तुलना में इसको देखें तो ये क्या है, पंप कवर बहुत नेग्लिजिबल है। यहाँ से फिर ये जनरेटर के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, यहाँ से क्या होता है कि जनरेटर के अंदर ये पहुँच गया और फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट होती है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वीक सोल्यूशन जो है, जहाँ वीक सोल्यूशन का मतलब क्या है, वीक सोल्यूशन का मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें से अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल चुकी है, अब वाटर थोड़ा बचा है, तो उसको क्या करते हैं, वापस से फिर से एब्जॉर्बर के अंदर भेज देते हैं, क्योंकि इसके साथ एब्जॉर्बर के साथ भाई वाटर इसके अंदर तो जा ही रहा है ना, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन अमोनिया के साथ बन के तो जा रहा है, तो उधर से फिर इसके अंदर वापस भी तो आना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर भाई वाटर एक बार में ख़त्म नहीं हो जाएगा, फिर कुछ देर चलने के बाद तो क्या है कि यहाँ से चला जाता है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन अमोनिया के साथ, और उसके बाद जनरेटर में जाता है। जनरेटर में क्या हो जाता है, अमोनिया और वाटर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद केवल वाटर जो है इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू यहाँ से आ जाता है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इसलिए लगाते हैं क्योंकि पंप की वो काम वर्क करता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा तो ज़रूर बढ़ जाता है ना, और ऊपर से यहाँ पे हीट प्रोवाइड करा देते हैं, तो हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इस वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाते हैं, जिससे क्या हो जाए कि जब ये वाटर जो है, ठीक है, या वीक सोल्यूशन, इसमें क्या होगा कि थोड़ी मात्रा में यहाँ पे भी अमोनिया होती है, बहुत नहीं होती, बहुत कम मात्रा में वाटर होता है ज़्यादातर, बहुत कम मात्रा में अमोनिया होती है। तो जब ये वापस यहाँ से एब्जॉर्बर के अंदर आए, तो इस वजह से क्या है कि जो है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, इवेपरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, और तो अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, अमोनिया अपने आप इधर नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो सिंपल डायग्राम आपने समझ दिया। अब यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ हीट ऐड हो रही है। देखो यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, यानी एनर्जी कहाँ कहाँ दे रहे हैं, एक पंप को दे रहे हैं एनर्जी, दूसरा कहाँ एक एनर्जी दे रहे हैं, एक एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं जनरेटर के अंदर, जो कि हम या हीटिंग कॉइल के थ्रू कर देते हैं, ठीक है, कोई भी कॉइल के थ्रू हीट करके या गर्म पानी इस पाइप के थ्रू पहुंचा के, कहने का मतलब उसको कैसे भी करके इसके जनरेटर को गर्म के अंदर जो सोल्यूशन है, ठीक है, अमोनिया और वाटर का, इसको क्या करना है, हमको गर्म करना है। तो या तो नीचे कुछ भाई ऐसा कुछ, ये बॉयलर के अंदर ऐसा कुछ, जनरेटर के नीचे कुछ जो बॉयलर के शेप में, इसके नीचे कुछ हम जो है हीट कन्वेंशनल हीटिंग सिस्टम दे दें, ठीक है, जैसे लकड़ी वगैरह या कोयले, इन सब चीज़। या फिर क्या है कि बहुत ही यहाँ पे देखो एक कॉइलिंग सिस्टम दे रखा है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ही हार्ड वाटर इसके अंदर जो है कॉइल के अंदर डाला जाता है। इससे क्या होता है कि ये हीट अपनी जो है जब इसके अंदर पहुँचता है तो ये हीट अपनी जो है यहाँ पर दे देता है, ठीक है। तो इसके थ्रू कहने का मतलब गर्म किया जाए, तो बस गर्म करना है कुल मिला के। तो हीट जो दे रहे हैं एक यहाँ पे दे रहे हैं, फिर क्या है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो जगहों पे हमने हीट दिया, ठीक, यानी सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है। ये और कहाँ ऐड हो रही है, हाँ भाई हीट ऐड हो रही है यहाँ पे, देख रहे हो वहाँ पे इवेपरेटर के अंदर, ठीक। इवेपरेटर में तो हीट ऐड ही होगी भाई, सीधी सी काम मतलब अगर इवेपरेटर से ही हमको हीट जो है एब्जॉर्ब कराना है, मतलब इसी के नीचे ये जो चैम्बर, इसी को मेनली हमको कूल करना होता है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जैसे पहले कहता है। एब्जॉर्बर को हमको ठंडा रखना होता है, जिससे क्या उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े, इस वजह से इसका प्रेशर भी नहीं बढ़े, और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट रहना है। तो इसलिए क्या होता है कि इसको ठंडा करना, तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट होती है। कैसे रिजेक्ट होगी, हम कूलिंग कॉइल के थ्रू यहाँ पे जो है कूल कराते हैं इसको, इसके अंदर वाटर फ्लो करता रहता है इस पाइप के थ्रू, और ये अपनी हीट यहाँ से क्या होता है जो है एब्जॉर्बर की हीट जो इसमें सोल्यूशन अमोनिया और वाटर का जो मिक्सिंग हो रही है, वहाँ से वो हीट को जो है अपने साथ ये वाटर जो है लेके चला जाता है। फिर कंडेंसर के अंदर क्या होती है, हीट रिजेक्ट होती है, सबको पता है। रिसीवर का कोई मतलब नहीं, एक्सपेंशन वाल्व में कोई हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सिंथैल्पिक डिवाइस है। तो अब आगे देखते हैं कि इसका डेरिवेशन, ठीक है, यानी कैसे हमको निकालना है। अगर मान लो सिंपल वेपर कंप्रेशन से की COP निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो पिछले वाले में देखिएगा अगर आप जो है, तो यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन सी तीन मेन चीज़ें हैं। एक तो हमारा जनरेटर,
यहाँ पे हीट आ रही है, दूसरा एक्सपेंशन वाल्व में और दूसरा कंडेंसर में, ठीक है। यहाँ मेन 3 जो है हीट जो है हमारी का इन्वॉल्वमेंट है, एक कंडेंसर, इवेपरेटर और एक जनरेटर। यहाँ पे हीट इन हो रही है, यहाँ पे हीट इन हो रही है और यहाँ से हीट आउट हो रही है। पंप को जो हीट दी जा रही, पंप को जो एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, वो बहुत लेस है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ये भी जो है यहाँ पे कूलिंग कॉइल से जो एनर्जी निकल रही है ये भी बहुत कम, एक तरह से मान लीजिए बहुत ही कम है, ठीक है। अगर इन सब के कंपैरिजन में बात की जाए तो ये भी बहुत कम है, तो इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये हीट बैलेंस करूँ तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट अंदर गई उतनी ही बाहर गई। तो देखो हीट कितनी अंदर गई, जो है QG जो कि जनरेटर की हीट है, प्लस QE मतलब जो इवेपरेटर से हीट इन हुई, ठीक। और उसके बाद ये किसके बराबर हुए, QC यानी कंडेंसर है, मतलब कंडेंसर जितनी हीट रिजेक्ट की, कंडेंसर ने जितनी हीट रिजेक्ट की वो पूरी की पूरी क्या होगी, जो है जनरेटर में हीट दी गई प्लस का इवेपरेटर से हीट ली गई, उसके बराबर, ठीक। अब मान लेते हैं कि TG क्या है, TG है जो है जनरेटर का टेम्परेचर, TC क्या है, वो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट हुई, हाँ कंडेंसर का प्रेशर जो टेम्परेचर जो है वो क्या है, TC है, वो जनरली क्या होता है, वो एम्बियंट का टेम्परेचर को कंडेंसर क्या करता है, अपनी हीट एम्बियंट में या एटमॉस्फेयर में जो है रिजेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद TE क्या है, TE जो है वो हमारा इवेपरेटर का जो है टेम्परेचर है, ठीक। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मान लिया कि जो है हमारा साइकिल क्या है, वो कैसा है, वो है परफेक्टली जो है वो परफेक्टली क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है। कैसी है, वो है हमारा परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है। तो अगर हमारा जो है ये सिस्टम परफेक्टली क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है, परफेक्टली रिवर्सिबल साइकिल है, तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कैसे चलेगा भाई, हाँ ये देखो, ये क्या है, परफेक्टली अगर रिवर्सिबल है, ठीक। तो इसके वजह से क्या होगा कि हाँ परफेक्टली अगर रिवर्सिबल है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो टोटल एंट्रोपी है सिस्टम की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी जितनी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी आई, तो जितनी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी वो कूल होगा, ठीक है, dQ/T, ठीक है, वो होगा क्या, 0, ठीक। क्यों हमने पढ़ा था जो है कि dQ/T इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 इफ़ द सिस्टम इज रिवर्सिबल, ठीक है, ठीक है। यानी किसी भी साइकिल्स को अकर करने के लिए उसमें क्या होता है, dQ/T जो है या तो 0 से लेस होना चाहिए या तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कि सिस्टम के अंदर हमने जो है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो अगर सिस्टम रिवर्सिबल है तो क्या होगा, dQ/T इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हो dQ का है, यहाँ पे वही फार्मूला लगाया गया है, dQ का है, जनरेटर के अंदर जो है हीट ली जा रही है, तो dQ क्या हो जाएगा, QG के बराबर, ठीक है। और पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है सिस्टम के अंदर हीट हो रही है, डिवाइड बाई TG उसका टेम्परेचर, ठीक। प्लस का इवेपरेटर के अंदर हीट हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे DQ कितना हो जाएगा, QE डिवाइड बाई टेम्परेचर किसका, इवेपरेटर का, तो TE माइनस प्लस का अगर देखें, ठीक है। और कहाँ पे हीट ऐड हो रही है, कंडेंसर के अंदर, तो कंडेंसर से हीट निकल रही है एक्चुअल में, तो DQ क्या हो जाएगा, वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का QC, ठीक है, डिवाइड बाई T। अब माइनस का QC इसको इस तरफ ले जाओगे तो ये इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब QC बराबर क्या होता है, यहाँ वाले फार्मूले से आप देखोगे तो QC क्या है, QC बराबर हो जाएगा जो है QG प्लस QE, उसी को यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। अब रखने के बाद जो है यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब रखने से क्या हो जाएगा कि अब देखिए यहाँ पे फिर इसको अलग अलग कर लिया डिनोमिनेटर को, ठीक है, QE/TC और हाँ और TE/TC हो जाएगा। फिर अब QG/TC को इधर भेज दिया, ठीक है, और QE और QE दोनों QE वाले टर्म एक साइड कर लिए। अब जब इधर कर लिए तो यहाँ से QE कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद इनको आपस में
सॉल्व कर लिया तो ठीक है, ये डिनोमिनेटर जो है बराबर कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे भी वही चीज़ कराएंगे, क्यू जी एक साइड और क्यू ई एक साइड। ठीक, अब जब इसको सॉल्व किया गया, ठीक है, और इसको इसके डिनोमिनेटर के साथ नीचे भेजेंगे तो ये वाला जब डिनोमिनेटर के साथ नीचे जाएगा तो यहाँ पे ये क्यू जी टी सी ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से कहे तो ऐसा हो गया। जब किया गया तो ये जो है कितना आया कि क्यू जी इक्वल टू क्यू ई इंटू टी सी माइनस टी ई माइनस टी सी डिवाइड बाई टी सी इंटू टी ई इंटू का टी जी इंटू टी सी डिवाइड बाई टी सी माइनस का टी जी। ठीक, ये यहाँ से आ गया। फिर और उसको सॉल्व किया गया तो क्या हो गया, जो है वो कुछ इतना आ गया ऐसे। ठीक, क्योंकि टी सी यहाँ से कैंसिल हो गए और फिर ये टी जी और यहाँ पे टी सी। अब यहाँ पे देखो तो ये भाई कुछ क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो ये ना एक डिज़ायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट वाला जो सीधा कार्नोट साइकिल से फार्मूला लगाते हैं तो उसके से मिलता जुलता है कि नहीं है। एक जब इंजन का निकालते थे कुछ ऐसे निकलता था, देखो यहाँ पे उसी का क्या है, हमने एक सिंपल डायग्राम बना दिया। इस वाले को याद रखो। ठीक है, इसको जो है मेन फार्मूला ये है, इसको याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो है COP जो आ गई। ठीक है, COP क्या होती है सिस्टम की, COP जो होती है डिज़ायर इफेक्ट बाय इनपुट। QG निकाल लिया आपने, QE के रिस्पेक्ट में कैसे आएगा। ठीक, ये ऐसा आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो इफ़िशियंसी अगर निकालनी होती है, मान लेते हैं मैक्सिमम इफ़िशियंसी निकालनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो पंप का वर्क है बहुत कम है, कूलिंग कॉयल में जो हम एब्जॉर्बर को कूल कर रहे थे वो भी बहुत कम है, उसको लगभग नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो हमारा डिज़ायर इफेक्ट क्या होगा। डिज़ायर इफेक्ट हमारा क्या होगा कि हमारी हीट कितनी जो है एब्जॉर्ब हो रही है हमारी इवेपरेटर के अंदर, वो है QE डिवाइड बाई वर्क इनपुट। वर्क इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, कंडेंसर को जनरेटर को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जनरेटर को गर्म कर रहे हैं, तो जनरेटर को गर्म करने में कितनी हीट लग रही है, वो लग रही है QG। तो COP क्या हो गई सिस्टम की, डिज़ायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट हो गया QG। ठीक, और डिज़ायर इफेक्ट हमारा QE। ठीक, यहाँ पे रखा। अब QG को क्या है, QG को QE के रेस्पेक्ट में रख दिया, जो यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली थी QG बराबर इतना, उसी को क्या है यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो आया वो COP मैक्सिमम COP जो सिस्टम की आई वो कितनी आई, TE डिवाइड बाई TC माइनस TE। ठीक है, इंटू का TG माइनस TC डिवाइड बाई TG। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो TE डिवाइड बाई TC माइनस TE COP जो बता रहा है वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर की जो है वो क्या बता रहा है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट TE और TC। हाँ, अगर मान लो कि कोई कार्नोट रेफ्रिजरेटर है और वो TE और TC टेम्परेचर के जो है बीच में वर्क कर रहा है तो उसकी COP हमको ऐसे देना होता है। ठीक है, मान लिया ऊपर क्या है T, ऊपर ऐसे कुछ है। ठीक है, एक सिस्टम है यहाँ पे, अगर आप देखो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक, वहाँ पे नहीं चलेगा, यहीं पे चलेगा। चलो यहीं पे चलेगा। ठीक है, मान लिया कि ये कोई कार्नोट का रेफ्रिजरेटर है और एक साइड ये किस प्रेशर रेंज जो है रेंज में वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है TE। ठीक है, TE और TG के बीच में, TC के बीच में। ठीक, TE और TC के बीच में जो है कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है, तो उसमें जो है कैसे दी जाएगी भाई उसकी इफिशियंसी, COP डिज़ायर इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। तो अगर टेम्परेचर के टर्म में दी गई तो TE डिवाइड बाई TC माइनस का TE। ठीक, ये हो गया। और अगर मान लेते हैं दूसरा वाला टर्म जो यहाँ वाला देख रखा है, ये वाला टर्म जो है बता रहा है, वो टर्म क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि ये कार्नोट इंजन जो है, जो कि वर्किंग कार्नोट इंजन का जो इफिशियंसी बता रहा है, जो कि जो है टेम्परेचर किस टेम्परेचर रेंज में काम कर रहा है, TG और TC। ठीक है, अगर मान लिया कि ये कोई अगर कार्नोट साइकिल होती और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कहीं TG, एक ही डायग्राम में मैं बता कर समझा रहा हूँ, TG है और ये मान लो कि क्या है,
TC, ठीक है, यह है TC। तो क्या हो जाएगा कि इसकी एफिशिएंसी कैसे दी जाएगी, वो जाएगी TG माइनस का TC, ठीक है, डिवाइड बाई TG, ठीक है, इस तरह से। अब वही उसी को देखो यहाँ पे दे रखा है, TG है। अब ओवरऑल एक्सप्रेशन अगर हमको दिखाया जाए तो ये कुछ साइकिल ओवरऑल जो है हमारी जो वेपर एब्जॉर्प्शन की साइकिल बनती है उसका जो एक लाइन डायग्राम बनता है वो लगभग ऐसे बनता है, दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है कि एक सिस्टम है जो किसके बीच में काम कर रहा है, 3 टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है हमारा। कौन कौन सा? TG, TC और TE। देखो एब्जॉर्बर का प्रेशर TE, हाँ, एब्जॉर्बर और कंडेंसर का प्रेशर जो है लगभग एक ही रखा जाता है, ठीक। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये अब्जॉर्बर जो है और ये कंडेंसर, इन दोनों का टेम्परेचर एक ही होता है। ऐसा क्यों? इसलिए होता है कि ये दोनों आपस में एक पाइप से जुड़े होते हैं। ये केवल एक डायग्राम यहाँ पे बना दे रखा है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये दोनों आपस में एक पाइप के थ्रू जुड़े होते हैं। तो वो भी डायग्राम आप लोग चाहिए तो देख लेना, नेट पर मिल जाएगा, ऐसे कोई वो नहीं है, NPTEL की साइट पर देख लेना, ठीक है। मेन चीज़ है आपको उतना समझना। तो ये क्या है, TG क्या है, ये टेम्परेचर है हमारा जनरेटर का, ठीक। और TC क्या है, वो हमारा है कंडेंसर का या एब्जॉर्बर का टेम्परेचर। और नीचे क्या है, सबसे लो टेम्परेचर किसका है, वो है हमारा जो है इवेपरेटर का टेम्परेचर, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो मैक्सिमम COP, ठीक है, यानी पंपर को इन सबको नेग्लिजिबल मानते हुए तो COP मैक्स ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या हो जाएगी, COP इंटू कार्नोट साइकिल इंटू कार्नोट इंटू N कार्नोट, ठीक। ये एक इंजन के जैसे वर्क कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, ये डिजायर इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, TG माइनस TC डिवाइड TG, ठीक। और इंटू का कार्नोट एफिशिएंसी इसकी कितनी, और COP कार्नोट की कितनी हो जाएगी, डिजायर इफेक्ट यानी TE डिवाइड बाई TC माइनस का TE, ठीक। ये यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, ये वाला पूरा, इसको और इसको एकदम 100% याद करके रखना है। अगर क्वेश्चन आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से आएगा तो कुछ थ्योरेटिकल आएगा, अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो इन्हीं दो पे आएंगे, ठीक है, इस पे और इस पे, इन दोनों पे ही न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक। तो इन दोनों को आपको एकदम से हमेशा एकदम मान के चलो कि इनको याद रखना है, बिल्कुल ये दोनों ही आएंगे अगर आएंगे तो, ठीक। तो इस चीज़ को आप एकदम से याद रखिए, ठीक है। ये जो है ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक। और ये वाला डायग्राम भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम अगर आप भूल गए तो ये मान के चलिए फिर ये आपको याद नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर जान लीजिए किसका टेम्परेचर, देखिए सीधी सी बात है, जनरेटर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कंडेंसर का टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई वहाँ पे क्या था कि पंप का टेम्परेचर जनरली कम हुआ करता था, कंडेंसर का टेम्परेचर जो है थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अगर सुपर हीटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ सिस्टम हमारा कैसे वर्क करते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सुपर हीटेड स्टेट में था, सिंपल वेपर कंप्रेशन वाले में ऐसे तो हुआ करता था ना, तो ये क्या होता था, ये जो हमारा कंप्रेसर का वर्क होता है, जनरली क्या होता है जब कंप्रेसर का एंड होता है तो वो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक। ऐसे यहाँ पे जनरेटर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। कंडेंसर यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से यहाँ तक कंडेंस करता था, तो वो जो है जो है हमारा कंप्रेसर के एंड टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो इससे यहाँ पे भी क्या है हमारा जो है जो कंडेंसर का टेम्परेचर है वो उससे थोड़ा नीचे, और फिर जो है ये वाला टेम्परेचर तो सीधी सी बात है वेपर का सबसे कम होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो है सबसे कम, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना, लगभग एक जैसा ही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि इन absorption type refrigeration the heat is applied to ammonia generator by condensing steam at 2 bar and 90% dry, ठीक है। कह रहा है कि एक जो है रेफ्रिजरेटर है, कौन सा टाइप का है, वेपर एब्जॉर्प्शन टाइप का, जिसमें क्या है अमोनिया जनरेट की जा रही है 2 बार पे और वो 90% ड्राई है, ठीक।
यानी x दे रखा है पॉइंट का 9। द टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर इज़ टू बी मेंटेन्ड एट -5 डिग्री। जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, यानी ये किसका टेम्परेचर, वो -5 पे मेंटेन करा जा रहा है। -5 पे मेंटेन करा जा रहा है किसका टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है हमारा, इवेपोरेटर ही तो होता है अंदर का, ठीक है। तो इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -5 डिग्री। अब इसको ज़रा ध्यान रखना, इसको हमेशा कभी भी यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज़ करना, इसको तुरंत एब्सोल्यूट टेम्परेचर में यानी केल्विन में चेंज करना। अगर वैसे लगा दोगे तुरंत सारा गलत आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी यह ध्यान रखना सेल्सियस में नहीं लगाना हमको, इसको जब भी लगाना है केल्विन में चेंज करके लगाना है। अब कह रहा है कि ये दे रखा है इवेपोरेटर का टेम्परेचर -5, हमको COP पॉसिबल फाइंड करनी है, मैक्सिमम COP फाइंड करनी है, ठीक। और फिर दे रखा है कि यदि रेफ्रिजरेशन 20 टन का है, ठीक है, और उसकी COP 70% है मैक्सिमम COP की, तो हमें मास निकालना है कि पर आवर कितना मास इसके अंदर फ्लो हो रहा है, किसका मतलब रेफ्रिजरेंट का। और टेम्परेचर दे रखा है एटमॉस्फेयर का 30 डिग्री। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मतलब कंडेंसर का टेम्परेचर, ठीक है। 30 डिग्री, 30 डिग्री को जैसे ही चेंज करेंगे वो कितना आ जाएगा, 303। अब देखो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, P दे रखा है कितना 2 बार, X दे रखा है 90%, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो वो आएगा पॉइंट का 9। एब्सोल्यूट ये परसेंटेज में है, ये एब्सोल्यूट। अब कितना आएगा 0.9। अभी TE कितना दे रखा है, TD दे रखा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसको तुरंत केल्विन में चेंज कर लूँगा। टेम्परेचर देखते ही सबसे पहला काम कर रहा हूँ, उसको केल्विन में चेंज करो। केल्विन में चेंज करोगे तो फिर कितना आ जाएगा 268। और Q दे रखा है किसकी, Q दे रखी है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है, कितना है वो 20 टन है, ठीक। और एक्चुअल COP दे रखी है अगर 70% है हमारी मैक्सिमम COP, ठीक है। TC मतलब कंडेंसर का टेम्परेचर दे रखा 30 डिग्री, इसको भी भाग के तुरंत चेंज कर लेना हमको जो है केल्विन में, तो ये होगा 300 डिग्री। अब यहाँ पे देखोगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम टेबल भी 5 द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट 2 बार। हाँ, 2 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में कि 2 डिग्री टेम्परेचर पे स्टीम का जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 120.2 डिग्री, ठीक है। अभी स्टीम टेबल मैंने बताई थी आपको कैसे यूज़ करना है। तो 2 बार पे हमें यूज़ करना है किसके लिए, अमोनिया का। अमोनिया के हिसाब से देखेंगे तो ये आएगा करीब का 120.2 + 273, तो ये आ जाएगा करीब 293.3 केल्विन। फिर बस अब सब कुछ आपको पता हो गया, केवल TG नहीं पता था, TC TE सब पता हो गया। अभी क्या करना है, COP निकालना है, फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। TG डिवाइड, अब बेसिक फार्मूला वही वाला उठा के ये फार्मूला उठा के हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना। पुट करने के बाद आप जो देखोगे तो ये कुछ इतना आएगा, ठीक। अब बात आती है कि भाई मास कितना फ्लो करेगा। तो वी नो एक्चुअल COP कितनी है, पहले क्या करेंगे एक्चुअल COP निकालेंगे। मैक्सिमम COP कितने 60% 70% है, तो मैक्सिमम COP हमारी आई 1.765। इसको 70 से पॉइंट्स का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल आएगी। अब ये तो पता है कि एक्चुअल हीट सप्लाइड होता है रेफ्रिजरेशन लोड डिवाइड बाई एक्चुअल COP, ठीक है। COP बराबर क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो गया हमारा कि जो है 20 टन दे रखा है। इसको क्या करेंगे किलो जूल पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 200 टन से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एक्चुअल COP से आप डिवाइड करोगे तो हमारा आ जाएगा एक्चुअल हीट सप्लाइड, कितनी हीट हमारी से जो है एक्चुअल में इवेपोरेटर हमारा ले रहा है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमको पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अमोनिया का कितना होगा 2 बार पे, वो स्टीम टेबल से देख लेंगे। उसके बाद फिर ये वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो इतनी आ जाती है 22.016 किलो जूल पर kg। और इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक्चुअल जो हमारा हीट सप्लाइड है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कितना जो है रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। टाइम कितना हो गया 29 मिनट।